हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस पे। तो साथियों को जैसे कि पिछली वीडियो में हमारी आपसे बात हुई थी, हमने आपको मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ाया था। उसमें हमने पहले लेक्चर में आपको मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में कुछ बताया था। अब उसी के अगले पहल पे हम चलते हैं मनोविज्ञान के इतिहास का। आज पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मनोविज्ञान के क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या शाखाएँ हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मनोविज्ञान कहाँ से आया है, क्या क्या नाम लिए गए हैं, तब मनोविज्ञान का नाम कहाँ से आया है, और मनोविज्ञान की हमने आपको परिभाषाएं बताई थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनोविज्ञान के प्रकार क्या हैं, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा मनोविज्ञान की, और जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस शब्दों से बना है, और शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाएँ होती हैं। आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे। तो आइए साथियों, चलते हैं फिर एक बार मनोविज्ञान की तरफ। तो जैसा कि साथियों देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी का पार्ट 2 है। इसमें हम आज आपको सबसे पहले बताएंगे कि मनोविज्ञान के प्रकार। तो मनोविज्ञान के कई प्रकार हैं, इसमें जो मुख्य प्रकार हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला प्रकार है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि सबसे ज़रूरी है हमारे जीवन में, शिक्षा मनोविज्ञान। और हमारे सिलेबस में इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। ये हमारे सिलेबस का एक मुख्य पार्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा भाग आता है मनोविज्ञान का बाल मनोविज्ञान। तीसरे प्रकार की विज्ञान होती है व्यवहारवादी मनोविज्ञान। चौथे प्रकार की मनोविज्ञान होती है संज्ञानवादी मनोविज्ञान। अगले प्रकार की मनोविज्ञान होती है आधुनिक मनोविज्ञान। और अगले विज्ञान होती है किशोर मनोविज्ञान। और अगले प्रकार की होती है प्रौढ़ मनोविज्ञान, तार्किक मनोविज्ञान और भाषा मनोविज्ञान। तो ये कुछ मुख्य प्रकार के मनोविज्ञान के मैंने प्रकार आपको बताए हैं। लेकिन साथियों, इसमें हमारा जो सिलेबस है, जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उसमें सारे मनोविज्ञान से सवाल नहीं आते हैं। उसमें साथियों सिर्फ मुख्य रूप से हमको क्या पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। इनके अंतर्गत ही लगभग हमारी ज़्यादातर मनोविज्ञान जो हमारे सिलेबस की है वो निपट जाती है। तो साथियों, हमको सिर्फ ये 2 मनोविज्ञान को गहन अध्ययन करना होगा ठीक से, तो वही हमारे काम में आएगी। तो जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहले पढ़ा है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। ये क्या है शिक्षा मनोविज्ञान, और इसको क्या क्या है, कैसे किस नाम से जाना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन शब्द है, ये एडुकेटम टर्म से बना है। एडुकेटम एक टर्म होती है, लैटिन वर्ड है एक, उससे एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका मैं आपको अर्थ बताता हूँ क्या होता है। ई मतलब इंटर यानी कि अंदर, और डी का मतलब होता है बाहर। इनको कुल मिलाकर हमारा जो शब्द बनता है ई डी का प्लस टर्म, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर। अर्थात जो हमारे अंदर है उसको बाहर की ओर लाना एजुकेशन कहलाता है। हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो छिपा हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान को सीख के बाहर लाना एजुकेशन कहलाता है या शिक्षा कहलाता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की। तो जैसे कि अभी हमने बताया आपको एजुकेशन क्या है, अब ये मैंने आपको बता दें कि एजुकेशन क्या है। अब जब हम इसमें साइकोलॉजी जोड़ देते हैं, तो साइकोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान वैसे, लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी से हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका अर्थ लिखेगा प्रैक्टिकल या रियल लाइफ से। तो साइकोलॉजी क्या होता है, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है या रियल लाइफ है, या जो हम लोग देखते हैं जो रियल लाइफ है, उसको अगर हम एजुकेशन से जोड़ देते हैं, तो वो रियल लाइफ एजुकेशन से अगर हम जोड़ देंगे तो उस एजुकेशन को ही हम एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ साथियों? बिल्कुल। अब अगले बढ़ते हैं इसी के साथ साथियों, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कहाँ से आई, कैसे उत्पत्ति हुई, उसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी जुटाते हैं। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो लगभग सन 1900 के आसपास से मानी जाती है। उस समय की घटना है, अमेरिका की बात है ये। अमेरिका में एक सोसाइटी की स्थापना हुई थी जिसका नाम था नेशनल सोसाइटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर्स। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, नेशनल सोसाइटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर्स, इसकी स्थापना सन 1900 के आसपास हुई थी। तो वहाँ से क्या हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान की स्टार्टिंग धीरे धीरे होने लगी। उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है, 1913 के आसपास की बात है, थॉर्नडाइक की एक बुक आई थी। मैं ये वो बातें बता रहा हूँ कि जहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ, तो वो चीज़ें बता रहे हैं हम अभी आपको। सेकंड 1913 में थॉर्नडाइक की एक पुस्तक आई थी
जिसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। अब एजुकेशन साइकोलॉजी जो किताब थी इनकी, ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि इसकी वजह से जो हमारे थार्नडाइक जी थे, ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाए। शिक्षा मनोविज्ञान में इस पुस्तक ने इतना अच्छा योगदान दिया, इतना बड़ा योगदान दिया कि इस पुस्तक की वजह से थार्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाए। और जो शिक्षा मनोविज्ञान थी, इस चीज़ के बाद शिक्षा मनोविज्ञान को अपने आप में एक अलग विषय का दर्जा मिल गया। ठीक है साथियों, इसके साथ अगले आते हैं नंबर 3 पे। हम बात करते हैं स्टैनले हॉल जी की। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में क्या योगदान दिया। तो जो स्टैनले हॉल जी थे, इन्होंने हमारी जो अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं पढ़ाई जाती हैं बाल्यावस्था की, हमारे मानव की, तो उसमें अवस्थाओं का इन्होंने अध्ययन किया। उसमें मुख्य रूप से खासकर स्टैनले हॉल जी ने किशोरावस्था पे अध्ययन किया है, किशोरावस्था पे काम किया है। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो स्टडी की है और सबसे ज़्यादा बात की है इन्होंने, स्टैनले हॉल जी ने, वो किशोरावस्था पे बात की। तो इनकी एक पुस्तक आई थी एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब होता है हिंदी में किशोरावस्था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है किशोरावस्था। तो इस पुस्तक की वजह से, और इन्होंने सबसे ज़्यादा रिसर्च इस पर किया है किशोरावस्था पे, तो इसी वजह से जो हमारे स्टैनले हॉल जी हैं वो किशोर मनोविज्ञान के जनक कहलाए हैं। तो किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो स्टैनले हॉल जी हैं वो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। अगला नाम आता है कि इसमें और किसका योगदान रहा है, वो अगला योगदान रहा है रूसो जी का। रूसो जी की एक पुस्तक आई थी एमिल एंड एजुकेशन। तो एमिल और एजुकेशन जो पुस्तक आई थी, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, शिक्षा को बाल केंद्रित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। यानी कि रूसो का जो योगदान है शिक्षा मनोविज्ञान में भी नकारा नहीं जा सकता है। रूसो जी की वजह से ही जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो पाई। ठीक है, इसके लास्ट में हम इनको भी नहीं छोड़ सकते। अगर कहीं हम इतिहास की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, ये 2 महान लोग हुए हैं, इनकी वजह से भी शिक्षा मनोविज्ञान में काफ़ी तरक्की हुई। एक नाम आता है फ्रोबेल जी का, एक आता है मारिया मॉन्टेसरी महोदया का। इन दोनों लोगों ने क्या किया, पूर्व विद्यालयी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो इनकी वजह से पूर्व विद्यालयी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा आगे बढ़ी। तो इन 2 महान लोगों की वजह से, तो यहाँ तक कि हमने ऐसे आपको बताया कि इन लोगों की वजह से शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में एक अलग विषय बन पाया। अब इसी के बाद में हम क्या आपको बताएंगे, यहाँ तक तो हमने इतना बता दिया कि मनोविज्ञान क्या क्या शाखाएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, तो आइए साथियों, अभी तक हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, उसके बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या क्या हैं। परीक्षा में पूछ लेते हैं, कभी कभार आ जाती है कि परिभाषा दे दी और 4 मनोवैज्ञानिकों का नाम दे दिया, ये परिभाषा निम्न में से किसने दी है। तो अगर हमने परिभाषा पढ़ी होगी, देखी होगी, तब तो हम बता देंगे। तो क्या करना है, इन परिभाषाओं को देखना है बार बार, इनको रटना नहीं है। रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस जब रोज़ हम अपना नोट्स पढ़ते हैं तो एक बार इन परिभाषाओं को नज़र डाल लेंगे, नज़र डाल लेंगे, शब्द थोड़े बहुत पहचान में आ जाएंगे हमारा माइंड में, तो हम बता देंगे कि ये परिभाषा किसने दी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन सी बात किसने कही है। तो पहली परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान की जो दी है वो दी है C.H. गुड जी ने। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने वाले व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। यानी कि समझते हैं इसको, मतलब इन्होंने कहा कि शिक्षा विज्ञान जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में बताया गया है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेकर जब वह परिपक्व होता है तो उस बीच में उसमें जो जो चेंजेस आते हैं, जो जो बदलाव आते हैं, जो जो परिस्थितियों में बदलाव आते हैं, जो जो होता है, उन सब चीज़ों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। दूसरी परिभाषा है किरो एंड किरो जी की। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम का वर्णन एवं व्यवस्था करता है। तो इन्होंने क्या बात करी है कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी जो उसकी लास्ट स्टेज तक कि जो भी वो अधिगम करता है, जो भी वो सीखता है, वो उसका वर्णन और उसकी व्यवस्था के बारे में बताया है
क्रो एंड क्रोजिन। ठीक है, तीसरी परिभाषा जो है स्टीफन महोदय की है। स्टीफन महोदय ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो शैक्षिक विकास है, उसका एक रेगुलर या एक क्रम से जो अध्ययन हम करते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि जैसे मनोविज्ञान होता है तो मनोविज्ञान को अगर हम शिक्षा से जोड़ देते हैं, उसके शैक्षिक विकास से जोड़ देते हैं, भाई शिक्षा मनोविज्ञान हो जाता है। तो वही शैक्षिक विकास मनोविज्ञान में जो शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन की बात की गई है वो स्टीफन महोदय ने की है। ठीक है, क्लियर है। अगली परिभाषा आ जाती है चौथी परिभाषा, जो कि ट्रो महोदय ने दी है। इन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक तथ्यों की व्याख्या करता है। लगभग उससे मिलती जुलती परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक तत्वों की व्याख्या करता है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो हम लोग कुछ सीखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनमें जो मनोवैज्ञानिक तत्व हैं, मतलब जैसे हम कोई शिक्षा ले रहे हैं, कोई से ग्रहण कर रहे हैं, तो उनमें मनोविज्ञान की जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसकी जो परिस्थितियां हैं, उनकी जो व्याख्या करी गई है मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो वो चीज़ बताई है ट्रो महोदय ने। ठीक है, अगली परिभाषा जेम्स ड्रेवर की आ जाती है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा की समस्याओं के, व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से जुड़ी है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। यानी कि इन्होंने बताया है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान होती है, जो हमारा आपका व्यवहार होता है, उसमें जो मनोविज्ञान हमको देखने को मिलती है, तो उस मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो उसमें उन्होंने बताया कि वह मनोविज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा की समस्याओं को, जो शिक्षा में जो समस्याएं आती हैं, उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन से जुड़ी हुई है, उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है, लगभग सारी बातें इसमें समावेश हो गई हैं। ठीक है, तो ये जो कही है जेम्स ड्रेवर जी ने कही। अब इसके बाद में जाती है स्किनर जी ने क्या कहा है। स्किनर ने कहा है, बहुत सिंपल परिभाषा है और बहुत सरल परिभाषा और बहुत बार पूछी भी गई है, कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यानी कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शिक्षण को सीखते हैं और उनसे जो संबंध हैं, वही मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। और लास्ट बात मैं बता दूं, विवेकानंद जी ने कहा है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना शिक्षा कहलाता है। ठीक है, विवेकानंद जी ने कहा है कि जो हमको जो नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उसमें हम कोई नए ज्ञान का समावेश कर देते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो वही चीज़ शिक्षा है। ठीक है, तो ऐसे जैसे अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारे लिए स्वस्थ शिक्षा मिलेगी, उसको ही उन्होंने स्वस्थ मस्तिष्क बोला। यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शिक्षा का वास होता है, ये चीज़ उनके अनुसार है। ठीक है साथियों, तो लास्ट लाइन में फिर से कहूँगा, विवेकानंद जी की एक लाइन बहुत फेमस है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो आओ साथियों, करते हैं हर मैदान फतेह। ठीक है, नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।